हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। माई सेल्फ CMA राहुल गुलाटी, और आज हम CMA इंटर के न्यू कोर्स के साथ कॉस्टिंग को स्टार्ट करेंगे। जैसे ही इंस्टीट्यूट ने हमारे कॉस्टिंग के सिलेबस को न्यू कोर्स में कन्वर्ट किया तो बहुत सारी मार्केट में ये अनाउंसमेंट होने लगी कि कॉस्टिंग रिड्यूस हो गई है। मतलब हमारे इंस्टीट्यूट ने कॉस्टिंग के सिलेबस को कम कर दिया, ऐसी मार्केट में इंफॉर्मेशन आ गई। डियर, आप ये बात तो नोट कर लो, इंस्टीट्यूट हमें कॉस्टिंग की एडवांस डिग्री प्रोवाइड कर रहा है, तो कॉस्टिंग का सिलेबस कहीं से भी रिड्यूस नहीं हुआ। और मैं आपको डरा नहीं रहा, कॉस्टिंग का सिलेबस इंक्रीज किया है। अगर हम देखें अपने इंस्टीट्यूट के ओल्ड सिलेबस की बुक को, और आज हमारे इंस्टीट्यूट ने अपनी वेबसाइट पे न्यू कोर्स की भी कॉस्टिंग की बुक अपलोड कर दी है। अभी तक वो अवेलेबल नहीं थी, हमारे उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यू कोर्स के कंटेंट अवेलेबल थे। तो अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया, आज मॉर्निंग में हमारे न्यू कोर्स के जो भी कंटेंट है उसको कवर अप किया। अगर हम ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स दोनों की बुक्स को साइमल्टेनियसली प्रेजेंट करते हैं तो आपको कंटेंट वाइज तो सेम लगेगा। मतलब अभी नहीं मालूम आपको, मटेरियल कॉस्टिंग वहां पर भी लिखा है, मटेरियल कॉस्टिंग यहां पर भी है, लेबर, ओवरहेड, मार्जिनल, स्टैंडर्ड। बट इंस्टीट्यूट ने इसमें क्वेश्चन के पैटर्न, उनके जो कंसेप्ट्स हैं उनको थोड़ा एडवांस किया है न्यू कोर्स में एज कंपेयर टू ओल्ड कोर्स। तो हम अपने क्लासरूम में MCQ क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और जो भी केस स्टडी बनाई है किस किस चैप्टर में, वो सारी के सारी कवर अप करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है, मैं आपकी हर क्वेरी के लिए अवेलेबल हूं। तो हम अपने जो इंस्टीट्यूट के कोर्स कंटेंट है न्यू कोर्स में, उसकी डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। इंस्टीट्यूट ने सिलेबस को, आपके सामने मैंने इंस्टीट्यूट की बुक को ओपन करा है, जो कवर अप किया है उसमें सबसे पहले इंस्टीट्यूट ने 3 पार्ट में कवर अप करा है। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग 5%। मतलब अगर हमारी 100 मार्क्स का पेपर है तो ये मान के लो कि 5 मार्क्स बेसिक कॉस्टिंग थ्योरी को कवर अप करेंगे। सर आप कॉस्टिंग स्टार्ट कर रहे हो, हम तो ये मान के चलना कि हमें कॉस्टिंग कुछ नहीं आता। मतलब इंस्टीट्यूट ने तो फाउंडेशन लेवल से ही आपकी कॉस्टिंग कवर अप कर दी। इंस्टीट्यूट मानता है आपको कॉस्टिंग की नॉलेज फाउंडेशन से लेकर फाइनल तक एक एडवांस लेवल पे होनी चाहिए। बिलीव करो, जितनी कॉस्टिंग को डिटेल में आप पढ़ते हैं इतना किसी भी अदर प्रोफेशनल कोर्स में कवर अप नहीं है। ये इसलिए नहीं मैं बोल रहा क्योंकि मैं कॉस्टिंग टीच कर रहा हूं, ये आप भी जानते हैं कि हमारा लेवल जो CA फाइनल के अंदर टॉपिक्स हैं वो हम CA इंटर में कवर अप कर लेते हैं कॉस्ट को। तो इसीलिए कॉस्ट के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, डिटेल के साथ और बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे कवर अप करेंगे, क्योंकि MCQ उसी फॉर्म में प्रेजेंट होती है। आप देखना, चैप्टर्स के बाद जिस भी चैप्टर्स में अदर फॉर्मूलेज हैं मैं उसकी लास्ट में आपको समरी प्रिपेयर करूंगा, क्योंकि बिफोर एग्जामिनेशन नाइट आप सारे कोर्स को रिवाइज नहीं कर सकते। तो आप लोगों की क्वेरी क्या होगी, सर अब हमारे को कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस बता दो जिसमें हमारे सारे कंसेप्ट कवर हो रही है। तो मैं आपको वो भी क्वेश्चंस बताऊंगा 4-5, कि आप वो 5 क्वेश्चन एटलीस्ट रिवाइज करोगे तो मैक्सिमम कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। और लास्ट में फॉर्मूलेस की हमने क्लिप भी बनाई हुई है, और मैं आपके साथ शॉर्ट समरी में डायग्राम भी प्रिपेयर करूंगा कि आपको कोई भी डाउट होता है वो सारे फॉर्मूलेस पढ़ के जाओगे। इंस्टीट्यूट ने उन फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में MCQ फॉर्म में कवर अप करें। करें स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या बात बोलेंगे, सर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग जो हमारा फर्स्ट है 14%, उसमें 5% जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग की इंट्रोडक्शन है, 15% हमारा कॉस्ट एसेटमेंट दैट इज एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, थर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और फोर्थ कॉस्ट बुक कीपिंग कवर अप करा हुआ है।
आपको मैंने जब इतनी बात बोली, आपने कुछ नोट किया कि इंस्टीट्यूट ने ओल्ड कोर्स के अंदर किसी भी चैप्टर की वेटेज कवर अप नहीं करी हुई। मतलब इंस्टीट्यूट मटेरियल कॉस्टिंग चाहे तो उसकी वेटेज 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, 35 मार्क्स भी कर सकते हैं, बट जो न्यू कोर्स है उसमें 40% के साथ साथ उसने बाइफर्केशन कर दिया। ये देखो आपके साथ कि कॉस्ट के इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं सिर्फ और सिर्फ 5% कवर अप करूंगा। अभी इसके अंदर हम चैप्टर्स देखेंगे। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में 15%, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ और सिर्फ आप कितने परसेंट कवर अप करेंगे? 10%, दैट इज 10 मार्क्स। एंड नेक्स्ट कॉस्ट बुक कीपिंग 10%। फिर सेक्शन बी मेथड ऑफ कॉस्टिंग 30%, जिसमें मतलब टोटल में 30%, तो मीन्स क्या हुआ? 30 मार्क्स। अब एक बात और ध्यान दो, मैंने अभी क्या बोल दिया? ये 10% इट मीन्स 10 मार्क्स। मैंने गलत बोला ना? बोलो 40% एग्रीगेट है, 40% एग्रीगेट है तो 40 मार्क्स। 40% में 10% वेटेज इसकी है, इसका मतलब यहां पर 4 मार्क्स है। 40% एग्रीगेट है, 5%, 15%, 10%, 10% कवर अप करा, और अनदर कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स में कितना कवर अप करा हुआ है? 30%। तो 40, 30 और 30 तीन सेक्शन में हमारे सिलेबस को कवर अप किया। अब उसके बाद बोलो अनदर। ये देखो इंस्टीट्यूट ने आपके डायग्राम में बता दिया 3 पार्ट्स में। अब इनके अंदर कौन कौन से कंटेंट हैं वो भी इंस्टीट्यूट ने आपको बता दिया। देखो ये जो हमारी आज इंस्टीट्यूट की बुक अपलोड हुई है उसी को मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। ये देखो फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। चलो अगर मैं आपसे पूछूं कॉस्टिंग क्या है तो आप मुझे क्या बोलेंगे? अच्छा, मुझे ये कह रही हैं कि किसी भी चीज की कॉस्ट को कैलकुलेट करना कॉस्टिंग है। तो इन सिंपल वर्ड, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कॉस्टिंग एंड अकाउंट्स? अभी तक तो हम 11th 12th ग्रेजुएशन लेवल पे अकाउंट्स को डील करते रहे, और आज हम एक न्यू सब्जेक्ट लॉन्च कर रहे हैं दैट इज नोन एज कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। आगे जाके उसका नाम होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो उसी का एडवांस पार्ट है। तो हमारे मन में क्वेरी आएगी कि कॉस्टिंग सब्जेक्ट की नीड क्या हुई? अगर एक अकाउंटिंग सब्जेक्ट चल रहा था तो हम उसी को ही आगे कंटिन्यू करते। कहीं अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस है तो आप मुझे क्या बोलेंगे? कॉस्टिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है? बोलो। सुनो, अकाउंट्स जो बेसिकली है वो पास्ट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की टेक्निक है। अगर हम नेटशेल बोले, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, सेल, परचेज, सर्विस, वो सारी पास्ट में हो चुकी है। एट द पर्टिकुलर पीरियड या एंड ऑफ द ईयर जनरली हम उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे और उससे ही ट्रू प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे। उन्हीं को बेस रखकर फिर आगे रेक्टिफिकेशंस करेंगे और इनकम टैक्स के रूल अप्लाई करके टैक्स सबमिट करेंगे। वो काम किसका हुआ? अकाउंट्स का। बट कॉस्टिंग में क्या है? अगर मुझे न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है तो मैं अपनी कॉस्ट को क्या कैलकुलेट करूं, यह काम अकाउंट्स का नहीं है। क्योंकि अकाउंट्स तो ट्रांजैक्शन होने के बाद की एंट्री है। अब मुझे अगर इस पेन को मार्केट में आज लॉन्च करना है, मैं आपसे बीइंग अ कॉस्ट अकाउंटेंट पूछता हूं इस पेन की कॉस्ट क्या होगी, मतलब सेल प्राइस क्या डिसाइड करूं, तो इसके लिए हमें कॉस्टिंग की नीड होगी। अब जैसे मैंने ये बात बोली तो आपके मन में क्वेरी आएगी, इसका मतलब सर न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए कॉस्टिंग की नीड है। अभी तक आपकी बातों से लगता है तो हमारा स्कोप तो बहुत लिमिटेड हो गया। क्यों? जब न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होगा तभी हमें बुलाएंगे। मैंने कहा मैंने ऐसा तो कहा ही नहीं। डे टू डे एक्टिविटी के अंदर हर इंडस्ट्री की कोशिश होती है अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, चेक करो। आपको यह बात पता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स है। मार्केट में चाहते हुए भी आप अपनी सेल प्राइस को इंक्रीज नहीं कर सकते
क्योंकि ड्यू टू कंपटीशन, अगर आज इस पेन को मैं 100 में सेल कर रहा हूं, सेम पेन जो पेन है मेरे कंपटीटर ने 90 का लॉन्च कर दिया, तो आप भी जानते हो मेरी सेल लॉस हो जाएगी। तो मतलब सेल प्राइस को कंट्रोल करना, एक प्राइस को इंक्रीज करना हर इंडस्ट्री के लिए एक टारगेट होता है वेरी टफ कंपटीशन के अंदर। तो अब दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं ये आपसे पूछता हूं ये तो मुझे 100 ही चाहिए, आज मेरी कॉस्ट 80 की है और 20 का मेरा प्रॉफिट था, मैं कहता हूं 100 का प्राइस को इंक्रीज मत करो बट प्रॉफिट को इंक्रीज कर दो 30। इंडस्ट्री चाहती है अपना प्रॉफिट 20 से इंक्रीज करके कितना हो जाए 30, तो आप क्या बोलेंगे, सर अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करके 70 कर दो। तो इन दैट सिचुएशन अगर आपकी कॉस्ट 80 से रिड्यूस होकर 70 हो जाती है तो और सेल प्राइस 100 ही रहता है, तो हम कह सकते हैं इंडस्ट्री का ओवरऑल प्रॉफिट इंक्रीज हो चुका है। अब इस कॉस्ट को रिड्यूस करने का टारगेट किसका है, इस कॉस्ट को कंट्रोल करने का, रिड्यूस करने का जो काम होता है, इसी के लिए ही हम लोगों की सीएमए की जरूरत होती है। अब टाइम टू टाइम मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूं जो आप डे टू डे एक्टिविटी में देखते हैं और कॉस्ट को रिड्यूस भी किया हुआ है और अभी तक आप उसको फोकस नहीं करते थे, बट आज हम प्रोफेशनल कोर्स को कवर अप कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पे टारगेट क्या होता है, सिर्फ लर्न कर लो, पेपर तो क्लियर कर दें। बट आज तो हम एक प्रोफेशनल डिग्री में एंटर कर चुके हैं, तो आपको वो सारी की सारी कॉस्ट को रिड्यूस कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, दोनों पॉइंट कवर अप करने हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में जाके आपने इनकी सजेशन देनी है। चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना शुरू करता हूं प्रैक्टिकल लाइफ में। सर जब हम छोटे थे ना, तो हम जब पेंसिल्स लेने आते थे तो पेंसिल्स क्या आते थे, 10 पेंसिल्स का सेट आता था, पहले 12 का आता था, फिर 10 पेंसिल्स का हुआ, और आज जो अगर आप देखते हैं पेंसिल को सेट हो चुका है वो 6 पेंसिल का सेट हो चुका है। तो क्या कर रहे हैं, अपनी क्वांटिटी को रिड्यूस कर दिया, प्राइस को ज्यादा इंक्रीज नहीं करा। हमें तो यही लगता है ना 35 की पेंसिल का बॉक्स आज भी आ रहा था, कल भी आ रहा है, बट क्वांटिटी रिड्यूस हो गई। सर ये टेक्निक ज्यादा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी रिड्यूस होने के ऊपर कस्टमर को पता चल जाता है। और एग्जांपल दूं, आप जब पहले ब्रेड लेके आते थे तो पहले ब्रेड आती थी 900 ग्राम की, फिर कितनी की हुई 780 ग्राम की, अब कितनी की हो गई है 600 ग्राम की। ब्रेड का साइज स्मॉल हो चुका। आप हार्वेस्ट, ब्रिटानिया किसी का भी लेके आओ, देखो डियर मैं कई कंपनीज के एग्जांपल आपको क्लासरूम में बता रहा हूं, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं ब्रिटानिया की ऐड कर रहा हूं या हार्वेस्ट की ऐड कर रहा हूं। पार्ले जी का भी आप कह रहे हैं, ठीक कह रही है, वो भी एग्जांपल ऐसी है। और एग्जांपल दूं, जब हम मोबाइल लेते थे तो मोबाइल में ईयरफोन साथ आते थे, अब बहुत कम मोबाइल बच चुके हैं जिसमें ईयरफोन साथ आ रहे हैं पैकिंग में। आपको लेना है, आप कंपनी के साइट पे आकर ईयरफोन अलग से परचेस कर लो। ये थोड़ा ना कि उस इंडस्ट्री ने ईयरफोन की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बंद कर दिया, वो कहते हैं हम इस कॉस्ट में अब आपको ईयरफोन नहीं दे सकते। पहले चार्जर अलग आता था, डाटा केबल अलग आता था, अब वही चार्जर है, वही डाटा केबल है। और मजे की बात, डाटा केबल की वायर इतनी बड़ी होती है अब कि हमारे जो चेयर है उधर तक भी नहीं पहुंच पाती। तो कंपनी क्या कर रही है, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर रही है। आपको तो लगता है ना 1 मीटर के अंदर या 2 मीटर को रिड्यूस करने से कंपनी की कॉस्ट में क्या फर्क पड़ा, 1 मीटर से अगर उसने रिड्यूस किया तो उसके कई 2 या 3 सेट के बाद उनका एक नया चार्जर फ्रेम हो जाएगा, एक नया डाटा केबल सेट हो जाएगा। तो कंपनी अपनी कॉस्ट को इन सारे सेक्टर्स में क्लियर करेगी। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। टूथपेस्ट इंडस्ट्री ने कोशिश की कि हमारी जो सेल है वो इंक्रीज होनी चाहिए। टूथपेस्ट इंडस्ट्रीज जो आती थी, मैं नाम नहीं बोल रहा अभी कंपनी का, रियल और प्रैक्टिकल एग्जांपल है। उन्होंने इस बात के लिए कमेटी बुलाई, अलग अलग प्रोफेशनल्स बैठे, सीए, सीएस, सीएमए अलग अलग बैठे और उनके मेंबर्स भी बोर्ड के। सबने बताना शुरू किया, तो कुछ ने बताया कि क्वांटिटी को रिड्यूस कर दो, तो आप भी तो प्रोफेशनल बैठे थे, आपने क्या बोला, क्वांटिटी को रिड्यूस करने से हम इग्नोर नहीं कर पाते, कस्टमर आइडेंटिफाई कर लेगा।
फिर किसी ने क्या बोला कि एक काम करो सर। मैंने कहा बोलो सर। अगर हम अपनी क्वांटिटी को रिड्यूस ना करके जिस प्लास्टिक के अंदर टूथपेस्ट रिफिल होता है उसकी क्वालिटी को रिड्यूस कर दो, लो कर दो। जहां इतना थिक प्लास्टिक था आप उसको कम कर दो, कॉस्ट कम हो जाएगी। तो हमने क्या बोला, सर अपन जो टाइम है ना वो शॉप का नहीं है। मैंने कहा मतलब? सर आप तो डिपार्टमेंटल स्टोर हो चुके हैं और डिपार्टमेंटल स्टोर इतने अच्छे होते हैं कि वो आपकी एक एक पीस को नहीं देखते, उन्होंने थाउजेंड्स में पीस लेने हैं। आपके अगर XYZ कोई भी टूथपेस्ट लिया उसमें तो पूरा बंडल पुश होता है। जैसे बंडल पुश होगा, अगर आपकी क्वालिटी बेस्ट नहीं होगी तो जितने की कॉस्ट रिड्यूस नहीं होगी उतने का डिफेक्टिव से हमारा जो आइटम है वो रिटर्न आ जाएगी। मैंने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है। तो क्वांटिटी को रिड्यूस करना सॉल्यूशन नहीं ज्यादा बेटर लगा? क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज करना यह भी मेरे को ठीक नहीं लगा। आप मुझे बता सकते हो बीइंग अ प्रोफेशनल, अगर मुझे टूथपेस्ट इंडस्ट्री की कॉस्ट को रिड्यूस करना है तो और कौन सा बेस्ट वे हो सकता है? मैंने आप सबका ये माइंड ओपन करवाना है। अभी आप नहीं बोल रहे, कोई बात नहीं, आज फर्स्ट क्लास है, अभी तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन भी पूरा नहीं दिया, बट धीरे 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 हम इन सब चीजों पे सोचना शुरू करेंगे। बोलो। बिल्कुल ठीक कह रही है। जो इन्होंने मुझे एग्जाम्पल दिया है यही एग्जाम्पल प्रैक्टिकली अप्लाई हुआ। क्या बोला इन्होंने? जहां से टूथपेस्ट बाहर आ रहा है उसके डायमीटर को इंक्रीज कर दो। मॉर्निंग में कोई भी जब टूथपेस्ट को यूज करते हो तो ये नहीं देखते कि टूथपेस्ट कितना बाहर निकला। हमारी तो प्रैक्टिस होती है, फिंगर से प्रेस किया, टूथपेस्ट बाहर आया और जल्दी से हमने टूथपेस्ट किया और हम बाहर आ गए। अगर उसका डायमीटर इंक्रीज होगा तो टूथपेस्ट ज्यादा बाहर आएगा, ज्यादा कंज्यूम होगा और जल्दी खत्म होगा तो हमारे पास ही तो आएगा खरीदने। हमारी टर्नओवर इंक्रीज होगी एज वेल एज प्रॉफिट इंक्रीज होगा, और यही इंप्लीमेंट किया था उन्होंने। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि कंपनी अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए डिफरेंट एंगल्स को यूज करेगी और बहुत सारे एंगल्स के ऊपर हमने डिस्कशन करनी है। तो बताओ आपने फाउंडेशन लेवल पे क्या डिस्कस किया कॉस्टिंग में कि कॉस्ट को, मतलब हमारा दो टारगेट हुआ। एक फाउंडेशन लेवल पे हमने डिस्कस किया हुआ है, एक कॉस्ट को कंप्यूट करने के लिए कॉस्टिंग की नीड है, मैंने एग्जांपल दिया न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, और सेकंड जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं उनकी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी कॉस्टिंग की नीड होती है। तो हमारा टास्क सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट को कैलकुलेट करना नहीं है, कॉस्ट को कंट्रोल करना, दैट इज रिड्यूस करने के लिए भी हमें कॉस्टिंग की नीड होगी। और आप मानोगे कॉस्टिंग को रिड्यूस या कंट्रोल करने के लिए ही हमारा स्कोप ज्यादा है, इसी के लिए हमारी प्रैक्टिस ज्यादा है, इसी के लिए मार्केट में मनी ज्यादा है, क्योंकि आप जिस भी कंपनी की कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए बेस्ट सजेशन दोगे उसी के अकॉर्डिंगली आपकी इनकम है प्रैक्टिस में। क्लियर? तो स्टार्ट करें। कॉस्ट शीट बनाते थे आप अपनी कॉस्ट को कंप्यूट करने के लिए, मुझे कुछ फॉर्मेट बताओगे? हमारी कॉस्ट टू टाइप्स की है, फर्स्ट डायरेक्ट कॉस्ट और सेकंड कॉस्ट कौन सी होती है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। अभी हमने दो पार्ट में कवर अप करी हुई है मेनली दो कॉस्ट को, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसको हम पर यूनिट पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप जितने आज स्टूडेंट्स बैठे हो मैं उतने ही आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करूंगा। तो ये कौन सी कॉस्ट है? डायरेक्ट कॉस्ट, पर यूनिट पर स्टूडेंट आइडेंटिफिकेबल है। बट इलेक्ट्रिसिटी, हॉल का रेंट, नीचे एडमिनिस्ट्रेशन जो बैठे हैं उनका सैलरी, स्टाफ सैलरी, अगर स्टूडेंट कम भी हो जाएंगे तब भी उतनी पे करनी पड़ेगी। तो ये कौन सी कॉस्ट हो गई? इनडायरेक्ट कॉस्ट। और हम कॉस्टिंग में इनडायरेक्ट कॉस्ट को ओवरहेड भी बोलते हैं, ओवरहेड भी बोलते हैं। अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? एक्सपेंस, क्योंकि वो इनकट हो चुके होते हैं। यहां तो हम एस्टिमेशंस ले रहे हैं ना, इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे? ओवरहेड। आपसे इंटरव्यू के टाइम पर पूछती हैं, मैक्सिमम टाइम रिपीटेशन है कि सर जो आपने शर्ट पहनी है इस शर्ट में डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है?
मैक्सिमम क्वेश्चन आपका ये होता है कि सर आपने जो शर्ट है उस पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है। अच्छा, आप कहते हैं लेबर डायरेक्ट होगी। आप बता सकते हैं इसमें जो आपने शर्ट पहनी है इसमें मशीन कितनी लगी है? आप ही कह रहे हैं मशीन डायरेक्ट कॉस्ट है। स्विंग मशीन डायरेक्ट नहीं हो सकती। हाँ, ये जो कपड़ा है ये डायरेक्ट है, ये सिर्फ बटन धागे हैं, ये इनडायरेक्ट है। ये कहते हैं कि जो इसमें शर्ट में क्लॉथ है वो क्या है? डायरेक्ट है। एक शर्ट पे आइडिया होता है 3 मीटर 4 मीटर कितना क्लॉथ लगना है, पर यूनिट पर आइडेंटिफिकेबल है। गुड, दैट इज ए डायरेक्ट। एक शर्ट पर कितने बटन लगने हैं, ये भी डायरेक्ट है। एक शर्ट पर कितने बटन लगने हैं वो भी आपको पता है। आपकी शर्ट में 7 8 10 बटन है, ठीक है। मैं अभी कॉस्ट को कंट्रोल करने की बात कर रहा था। आपको पता है जो ब्रांडेड शर्ट्स होती है उन पे बटन ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नॉन ब्रांड में। आप नॉन ब्रांडेड शर्ट्स लेके देखो, उसमें जो कांच का डिफरेंस होता है वो ज्यादा होता है। उनमें 2 या 3 बटन की कॉस्ट कम हो जाती है। क्लियर? तो डायरेक्ट कॉस्ट कौन कौन सी हो गई? क्लॉथ और बटन। इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी हो गई? सर थ्रेड। आप थ्रेड नहीं बता सकते कि एक शर्ट के अंदर कितना थ्रेड लगा है। एस्टिमेटेड होता है बट एक्चुअल नहीं पता होता। और सुनो, शर्ट के लिए डाई का कलर वो भी क्या होगा? इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्लियर? शर्ट पे जो डाई कलर यूज होता है वो भी कौन सा होता है? इनडायरेक्ट। तो आप मुझे इनडायरेक्टली जो पर यूनिट मेजर नहीं होगा उनको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो अब मटेरियल कॉस्ट को कंप्यूट करने के लिए हम पढ़ेंगे मटेरियल कॉस्टिंग। लेबर के लिए करेंगे लेबर कॉस्टिंग, हमारे इंस्टीट्यूट ने इसको डिस्कस किया। इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए कवर अप करेंगे ओवरहेड। जो लोग कॉस्ट कंप्यूट करते हैं, सेल परचेज में होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होते हैं, वो लोग बनाते हैं कॉस्ट शीट। बट बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी हैं जो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं है, वो सर्विस दे रही है, उनके लिए कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, या हम उसको बोलते हैं सर्विस कॉस्टिंग। तो अभी तक आपने कौन सी करी थी? कॉस्ट शीट करी थी। अब हम कॉस्ट शीट के साइड बाय साइड सर्विस कॉस्टिंग या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को भी कवर अप करेंगे। फिर चैप्टर पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग, जो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होंगे। बजटरी कंट्रोल, दैट इज बजट्स के लिए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मतलब जो हमारी एक्चुअल पोजीशन है बजट से कितना डिफरेंस आया, चेंज आया, उसके लिए पढ़ेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो ये हमारा सिलेबस है बेसिकली, जो इंस्टीट्यूट ने भी कवर अप किया। आपको कोई भी क्वेरी आती है, क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसमें आपकी सारी क्वेरीज को हैंडल करूंगा। चलो अब हम अपने चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं आपके साथ कवर अप कर रहा हूं वो कवर अप करूंगा प्रोसेस कॉस्टिंग को। तो आप हेडिंग डालेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग। आपने हेडिंग डाली है प्रोसेस कॉस्टिंग, मतलब एक जो प्रोडक्ट होता है उसकी जो आउटपुट होगी वो दूसरे प्रोडक्ट के लिए क्या बनेगी? इनपुट बनेगी। जो एक प्रोडक्ट की आपकी कॉस्ट है, मतलब अगर मेरे को किसी भी स्टेप को बनाने के लिए एक मार्कर बनाना है, इस मार्कर के पहले क्या बनेगा? पहले कैप बनेगा, फिर ये कैप बना के उनको दे देगा, सेकंड डिपार्टमेंट में जाएगा, वो क्या करेगा? इसमें रिफिलिंग करेगा, रिफिलिंग करने के बाद थर्ड डिपार्टमेंट को दे देगा, और थर्ड प्रोसेस क्या करेगा? उसको पैकिंग करके आगे 10 फिनिश प्रोडक्ट में दे देगा। तो आप मुझे क्या कह रही हैं? फर्स्ट प्रोसेस की आउटपुट प्रोसेस 2 के लिए क्या बना? इनपुट। प्रोसेस 2 की आउटपुट प्रोसेस 3 के लिए क्या बना? इनपुट। ऐसे चलता जाएगा और लास्ट जो प्रोसेस होगा वो बोलेगा फिनिश गुड्स या फिनिश स्टॉक अकाउंट, रेडी टू सेल। मैं आपको एक एग्जांपल और दूं। सर हाँ जी बोलो। आप मुझे बताओ, आज मैं आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करूंगा, ये मेरी बुकलेट जो आपको प्रोवाइड हो जाएगी। अब इसको बनाने के लिए मैं एग्जांपल बोलता हूं, कोई सेंचुरी के पेपर लेके आता हूं। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं किसी भी कंपनी की ऐड नहीं करूंगा। आप बच्चे कहते हो सेंचुरी का यूज करते हो, मैंने कहा ऐसा कुछ है ही नहीं, XYZ कोई भी।
चलो मैं सेंचुरी को पहले क्या, अब जो सेंचुरी कंपनी है वो क्या बोलेगी, हमारा तो फिनिश प्रोडक्ट है बट मैं उसको लेके आ रहा हूं, मेरे लिए वो क्या बनेगा बोलो, रॉ मटेरियल। मेरे लिए वो क्या है, रॉ मटेरियल। अभी मैंने उस पर काम शुरू भी नहीं किया, मेरे घर पे पड़े हुए हैं, तो वो रॉ मटेरियल है। मैंने काम शुरू किया, अब ये असाइनमेंट बना रहा था, आपकी क्लास का टाइम हो गया और मैं यहां आ गया लेक्चर्स के लिए, इसको बोलेंगे क्या बोलोगे, वर्क इन प्रोग्रेस, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे WIP, मतलब नॉट फॉर रेडी, नॉट रेडी फॉर सेल। इनकम्प्लीट उसको हम बोलेंगे WIP, शॉर्ट में वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। और जो रेडी टू सर्विस है आपको देने से वो क्या हो जाएगा, मेरा फिनिश गुड्स। तुम्हारे 3 स्टॉक हो गए, फर्स्ट रॉ मटेरियल, सेकंड वर्क इन प्रोग्रेस और थर्ड कौन सा हुआ, फिनिश गुड्स। हमने इनके ऊपर बात करनी है। अब आपने मुझे बोलना शुरू किया जो कॉस्ट है इसमें हमने कैसे करना है, तो आप प्रोसेस कॉस्टिंग में 4 टाइप के क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे, लिखना शुरू करेंगे मेरे साथ। उसमें लिखेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, हम अपने प्रोसेस चैप्टर को कितने पार्ट्स में कवर अप करेंगे। फर्स्ट जो हम कवर अप करेंगे दैट इज नोन एज नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन। सेकंड में आपके साथ कवर अप करूंगा टाइप क्वेश्चन दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। थर्ड हम कवर अप करेंगे जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, और लास्ट कवर अप करेंगे इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स। जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट मैं अभी डिस्कस करूंगा 1 by 1 ये सारी चीजें क्या हैं। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स, क्लियर। तो सबसे पहले हम कौन सा कवर अप करेंगे, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन। ठीक है, तो करना स्टार्ट करें इनके बारे में। फर्स्ट हेडिंग आ लेंगे जो हम कवर अप कर रहे हैं, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन। अब मेरे मन में क्वेरी आती है, सर ये नॉर्मल लॉस क्या है। देखो, जो लॉस ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस आपको पहले से एस्टिमेट होगा उसको हम बोलेंगे नॉर्मल लॉस। और आपको बता देता हूं कि जो नॉर्मल लॉस है वो कौन बियर करता है, बोलो नॉर्मल लॉस कौन बियर करेगा, कस्टमर या ओनर। नॉर्मल लॉस कौन बियर करता है, कस्टमर या ओनर, कस्टमर। और एबनॉर्मल लॉस कौन बियर करता है, ओनर। सर एक एग्जांपल से समझाओ, हमें क्लियर नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल, मुझे लक्ष्मीनगर से, दिल्ली में लक्ष्मीनगर से करोलबाग तक आइस क्यूब भेजनी है। आप मेरे कस्टमर्स, मैं लक्ष्मीनगर में हूं और आपको करोलबाग में क्या करना है, आइस क्यूब डिलीवर करनी है। आपने मुझे ऑर्डर किया 100 kg का। आप बताओ, मैं आपको 100 kg आइस भेज दूंगा? आंसर नो। मैं तो आपको 110 भेजूंगा ना अप्रॉक्स, क्योंकि जो आइस है उसका नेचर क्या है, मेल्ट होगी। तो मैंने जो 110 kg आपको यहां से डिलीवर करी और मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कहता है आपको वहां पर 100 kg डिलीवर हो जाएंगे।
तो आप जब वहां पे आपको पहुंचती है आइस, आपका कॉल आता है सर मुझे गुड्स मिल गई, तो मैंने जो 110 केजी की आइस की कॉस्ट है वो कॉस्ट आपको बताई किसके लिए, 100 केजी की। तो वो जो 10 केजी का लॉस है, जो उसकी कॉस्ट है, वो किसने बेयर करी, आपने, दैट इज कस्टमर। ऐसे ही होते। बट मेरा पास्ट एक्सपीरियंस यही था कि 110 केजीज भेजूंगा, 100 केजी मुझे मिल जाएगी। बट एक दिन क्या हुआ, आपका कॉल आया सर मुझे तो 98 मिली है या 96 मिली है। मैंने ड्राइवर को बुलाया, क्या हुआ, तो उसने मुझे कई रीजन बताए। हो सकता है सर रेड लाइट ज्यादा थी, या जैम ज्यादा था, या सर मामा ने रोक लिया था चालान काटने के लिए, 15-20 मिनट वहां लग गए। अब ये तो ना कि जाम होगा या मामा ने रोक लिया चालान काटने के लिए, तो क्या करोगे, वहां आइस मेल्ट होना स्टॉप थोड़ा हो जाएगी, आइस का तो नेचर है मेल्ट होना। तो आइस ज्यादा मेल्ट हो गई, वो आपको डिलीवर कम हुई। अब क्या होगा, दो वे हैं। फर्स्ट 4 केजी जो आइस मेरे एग्जांपल में अगर आपको कम मिली है, वो मैं या तो दोबारा भेजूंगा, और अगर आप रेगुलर कस्टमर हो तो क्या बोलूंगा, सर कल थोड़ा ज्यादा भेज दूंगा। तो वो जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है मेरी एस्टिमेशन से ज्यादा, वो किसने बियर करा, ऑनर ने, आपने बियर नहीं करा। तो ये तो ध्यान रख लेना, नॉर्मल लॉस ऑलवेज कस्टमर बियर करेगा और एबनॉर्मल लॉस ऑनर बियर करेगा। बट एक और एग्जांपल भी तो हो सकता है, सर मैं 110 भेजता था, 100 आपको मिल गई। अब क्या हुआ, एक दिन आपका कॉल आया, सर आज आपने ज्यादा भेजी है। मैंने कहा क्यों, सर मेरे को तो 103 आ रही है यहां पे। अब आप बताओ क्यों, क्योंकि उस दिन ट्रैफिक नहीं था, स्पीड से निकल गया वो, आइस कम मेल्ट हुई। अब जब आपको मिल गई तो दो तरीके हैं, एक मैं आपको बोलूंगा, ये थोड़ा बोलते हैं कि वहां से 110 ला रहे थे, आपको 103 मिल गई, सर आज कम नुकसान हुआ, ऐसे थोड़ा बोलते हैं, एबनॉर्मल गेन हो गया। तो अब कैसे बोलते हैं बताओ, जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के हैं, सेल्स डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो क्या बोलेंगे आपके, वो आपको ये बोलेंगे सर आज ना 7 वाली शॉप पे डिलीवर करने आए थे ना, उसने थोड़ी आइस कम ली है, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है, लेनी है आपने, ले लो। आपको कभी नहीं बताएंगे ना कि सर वो जो लॉस था वो आप बियर करते थे आज तक, ऐसा तो कुछ। और मजे की बात, मैं वो जो 4 किलो आइस है वो आपको किसी भी रेट में देने को तैयार हो जाऊंगा। बताओ क्यों, क्योंकि पता अगर आप नहीं लोगे वापस लेके जाऊंगा तब तक तो और मेल्ट हो जाएगी, फ्री में भी लेनी पड़ेगी ना। मैं बोलूंगा सर रख लो, आज आपके लिए एक्स्ट्रा जाओ। तो आप कहने का मतलब यह है कि हम कभी कभी सामने वाले को कॉस्ट से बिलो पर भी गुड्स डिलीवर कर देंगे, डिपेंड अपॉन सिचुएशन। अगर वो पेरिशेबल नेचर की है, बट अगर वो नॉन पेरिशेबल आइटम है तो मैं अपनी गुड्स को रिटर्न लूंगा। क्लियर हुआ, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। एक एग्जांपल मैं आपको और अटैच करता हूं। आप लोग बहुत खुश होते हैं क्या चीज के लिए, कि सर हम ना सीएम में आज बन रहे हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बन रहे हो सर, अगर हम भी आपकी तरह पढ़ाएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी होगी, आज मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट के अंदर सबसे बड़ी बात होती है क्या, टीचर की इनकम को कैलकुलेट करना। ये हर स्टूडेंट में होती है, पता वो इनकम, क्योंकि उनको कॉस्टिंग की नॉलेज तो होती नहीं। वो इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सर अभी इस हॉल में 200 स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है, और मैंने आपसे XYZ अमाउंट ली है, तो आप तो यही कहते हो ना, 200 स्टूडेंट इंटू XYZ अमाउंट मल्टीप्लाई कर दो, सर इतने लाख रुपए आपको आ गए। सर उसमें से मान लो इतना परसेंट आपका, इतना उनका। सर आपने ये बुक दी है पतली सी, इसमें 100 पेज है, 100 पेज की फोटोकॉपी निकाल लो, प्रिंट निकाल लो, माइनस कर दो। और सर क्या खर्चा होएगा आपका, इलेक्ट्रिसिटी का, चलो वो भी माइनस कर लेंगे। सर ये जो आप माइक यूज कर रहे हो, इसके बैटरी सेल वगैरह भी यूज कर ले, तुम्हारे को तो वही कॉस्ट दिख रही है जो आइडेंटिफिकेबल है। बट बिलीव करोगे, कभी भी ऐसे कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करते, कभी भी कॉस्ट ऐसे कैलकुलेट नहीं करते। मैं आपको बताओ,
जो मैं आपको एक असाइनमेंट बना के देता हूं, एक शीट, आपको पता है ऑन एन एवरेज उस एक शीट को बनाने के लिए मेरी 20 शीट वेस्ट होती है। एक ही शीट पर फाइनल तो असाइनमेंट नहीं बन गया था ना। जब ये 20 शीट वेस्ट हुई तो जाकर के एक शीट ऑन एवरेज मेरी प्रिपेयर हो जाती है। ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कहता है। तो वो जो 20 शीट की कॉस्ट है ना, वो कौन सा लॉस है? नॉर्मल लॉस। और वो कौन बियर करेगा? कस्टमर, आप लोग, मैं नहीं। और वो सब आपकी फीस के अंदर इंक्लूड होता है, दैट इज कॉस्ट का पार्ट होता है। तो मैं ये कहने आता हूं कॉस्ट वो नहीं है जो आपको दिख रही है ऑन स्क्रीन, इसके अदर देन भी बहुत सारी कॉस्ट है। क्लियर? तो कॉस्ट कंप्यूट कैसे करना है? ऑन स्क्रीन की, ऑफ स्क्रीन की, वो सारी बात करते हैं नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस के साथ। तो आप प्लीज, अब अगर मैं समझाऊंगा तो देखो, हम जो प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं, अभी आप ये नोट मत करना, 2 मिनट वेट करो, इसको नोट नहीं करेंगे। हमने क्या लिखा? इसके लिए मैंने कॉलम बनाने स्टार्ट करे, प्रोसेस अकाउंट, कॉलम बनी है पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर्स, यूनिट्स एंड अमाउंट। मैंने क्या किया, आप मुझे बताओ मैंने कितनी यूनिट इंट्रोड्यूस करी? यूनिट्स इंट्रोड्यूस, सर मैंने 1000 यूनिट से टास्क शुरू करा। मैंने कहा कितने की आई थी? एट द रेट ऑफ जो भी अमाउंट था, इतने से हमारा टास्क शुरू हो। अगर वो फर्स्ट प्रोसेस है तो एज ए रॉ मटेरियल यूज होगा, और अगर वो नेक्स्ट प्रोसेस है तो जो प्रीवियस प्रोसेस की आउटपुट होगी वो नेक्स्ट प्रोसेस की इनपुट बन जाएगी। टास्क शुरू हो गया। अब आपने क्या किया? अपने इस प्रोसेस में इतना मटेरियल लगाया, इतना हमने लेबर लगाया, फर्दर इतने हमने ओवरहेड्स लगाए, जो भी स्पेंड हो रहे हैं वो आप खर्च करते जा रहे हैं। ठीक है। अब आपने मुझे बताया सर हमें एस्टिमेट था नॉर्मल लॉस 10% होता है, तो 1000 यूनिट्स अगर मैंने इंट्रोड्यूस करी है तो उनका 10% दैट इज 100 यूनिट्स तो मुझे खराब होने की उम्मीद थी। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कहता है 1000 यूनिट अगर मैं काम शुरू करता हूं तो कभी भी 1000 की 1000 फिनिश नहीं जाएंगी, 10% वेस्ट हो जाएगा। और सर जो नेक्स्ट प्रोसेस में गई, नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट में जो आपकी जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ 600 जा रही है। तो हमने सोचा तो 900 था, क्या वो बोलो 600, तो ये जो आपकी 300 मेरे एग्जांपल में कम जा रही है, दैट इज नोन एज बोलो एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस। और अगर वो ज्यादा होती, मतलब लॉस कम होता, तो आपका आता एबनॉर्मल गेन। तो मैं क्या बताने आता हूं, नॉर्मल लॉस को हम कहां लिखते हैं? प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखते हैं। एबनॉर्मल लॉस को कहां पर लिखते हैं? प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, जबकि एबनॉर्मल गेन को प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में मेंशन करेंगे। अब आपने मुझे बताया ये जो नॉर्मल लॉस है, सर ये कुछ कबाड़ बिकता है? मैंने कहा हाँ, हो सकता है 2 रुपए का कबाड़ बिकता हो पर यूनिट। जो भी स्क्रैप होता है उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी रेट पे तो सेल करके आओगे, तो आपका क्या हो गया बोलो, 200 रुपीज में वो आइटम सेल हो गया, और वो भी तो हमारी कॉस्ट को रिड्यूस ही कर रहा है। कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा है, तो हमने नॉर्मल लॉस को किस प्राइस पे लिखते हैं? एट सेल वैल्यू ऑफ सच लॉस। नॉर्मल लॉस को किस पे लिख रहे हैं? एट सेल वैल्यू ऑफ सच लॉस पे प्रेजेंट कर रहे हैं। जबकि एबनॉर्मल गेन को या एबनॉर्मल लॉस को या नेक्स्ट प्रोसेस को, इसके लिए हम निकालते हैं कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। नॉर्मल जो आउटपुट है उसकी कॉस्ट क्या है? जो नॉर्मल आउटपुट है उसकी कॉस्ट क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं नॉर्मल आउटपुट की कॉस्ट क्या है, तो आप मुझे क्या बोलोगे? देखो सर, ये वाली कॉस्ट लगी आपकी 1, ये कॉस्ट लगी 2, अनदर कॉस्ट 3, ये कॉस्ट लगी 4, आपके 4 कॉस्ट लगी। इसमें से इतनी कॉस्ट तो रिकवर हो गई, 200 का तो सेल हो गया, कॉस्ट तो कम हो गई। तो आपने नॉर्मल के लिए जो कॉस्ट आप लगी 1,
+2 +3, अभी हम एग्जाम्पल से कवर करेंगे, टेंशन मत लो, असाइनमेंट में क्वेश्चंस हैं। अभी फॉर्मेट में बना रहा हूं, 4 माइनस मेरे एग्जाम्पल में 200 रुपीज, तो हमारी कॉस्ट तो यही है। इसमें से डिवाइडेड बाय नॉर्मल यूनिट्स कितनी थी, 1000 माइनस 100, तो जो ये रेट आ रहा है यही है हमारी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। और जो ये कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट आ रहा है, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन या जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो इसी अमाउंट पर ट्रांसफर होता है। क्लियर हो गया? पक्का? तो प्लीज एक बार आप नॉर्मल लॉस के बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे। ये फॉर्मेट बाद में लिखेंगे, जल्दी से लिखेंगे। नॉर्मल लॉस, इट इज ए टाइप ऑफ लॉस, इट इज अ टाइप ऑफ लॉस which is estimated on the basis of past experience, on the basis of past experience, full stop. It is posted at the credit side of process account. It is posted at the credit side of process account at sale value of such loss. क्लियर है? हमने इसको क्या लिखा, नॉर्मल लॉस को, कहा मैंने आपके सामने, देखो यही लिखा है ना, नॉर्मल लॉस को क्रेडिट साइड में लिखा, प्रोसेस अकाउंट में किस वैल्यू पे, एट सेल वैल्यू ऑफ सच लॉस, मैंने यही लिखवाया। क्लियर? क्लियर भाई? नेक्स्ट लिखो एबनॉर्मल लॉस, हेडिंग डालेंगे एबनॉर्मल लॉस। इफ एक्चुअल लॉस फाउंड at the end of period if actual loss found at the end of period is more than loss expected, comma, difference is known as abnormal loss। अगर हमारा एक्चुअल लॉस एस्टिमेटेड लॉस से ज्यादा आ जाए, जैसे मेरे एग्जांपल में भी कितना था 100 और आपका कितना हो गया 400, तो 300 को आपने क्या बोलता है, एबनॉर्मल लॉस, फुल स्टॉप। इट इज पोस्टेड एट द क्रेडिट साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट। It is posted at the credit side of process account at cost per unit of normal output, cost per unit of normal output। किस वैल्यू पे लिखेंगे, जो पर यूनिट नॉर्मल आउटपुट की कॉस्ट है उसके ऊपर लिखेंगे, क्योंकि वो लॉस ऑनर बियर करेगा। नेक्स्ट लाइन में एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन, उसके ब्रैकेट में लिखेंगे सेविंग इन कॉस्ट। एबनॉर्मल गेन को सेविंग इन कॉस्ट भी बोलते हैं, पैसे का ना जाना भी तो आना ही होता है। इन कॉस्ट, सेविंग इन कॉस्ट, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस के। तो लिखो इफ एक्चुअल लॉस फाउंड एट द एंड ऑफ पीरियड, if actual loss found at the end of period is less than loss expected, comma, difference is known as abnormal gain,
difference is known as abnormal gain. Full stop. It is posted at the debit side of process account. It is posted at the debit side of process account at cost per unit of normal output. At cost per unit of normal output. क्लियर? नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन, हमने इन तीनों के बारे में लिख लिया. अब एक बार आप पहले फॉर्मेट नोट करो, फिर हम इसको क्वेश्चंस के थ्रू कवर अप करेंगे. जल्दी से आप एक बार इस फॉर्मेट को नोट कर लेंगे. प्रोसेस अकाउंट, यूनिट इंट्रोड्यूस मटेरियल लेबर ओवरहेड. ओवरहेड को शॉर्ट में O/H बोलते हैं. दैट इज ए इनडायरेक्ट एक्सपेंस. नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट. प्रोसेस लिखा है उसके पहले प्लस लिखा उससे पहले नेक्स्ट प्रोसेस
हाँ जी, चलो मैं मान के चलता हूं आपने फॉर्मेट नोट कर लिया है। अब हम प्रोसेस अकाउंट के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। देखो जब भी हम क्वेश्चन को करेंगे और ये मान के लो कि क्वेश्चन को बहुत स्लो रीड करना है, आंसर को फास्ट प्रेजेंट करना है और क्वेश्चन को बहुत स्लो रीड करना है। रीजन क्या होता है, क्वेश्चन को इस तरीके से रीड करेंगे कि क्वेश्चन को रीड करते करते सारा आंसर अपने माइंड में फ्रेम हो जाए। सिर्फ फिर कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेटर आपको अलाउड है, आप करते जाओ। आप उल्टा करते हो, आप क्वेश्चन को बहुत स्पीड से रीड करते हो, फिर जब आंसर को प्रिपेयर कर रहे होते हो बार बार क्वेश्चन रीड करते हो। क्वेश्चन को स्लो रीड करो ताकि उसका मैक्सिमम पार्ट हमारी इमेज हो। चलो करें स्टार्ट। आज चलो क्वेश्चन नंबर 1, a product passes through 3 process A, B and C। हमारे जो प्रोडक्ट है वो 3 प्रोसेस से पास हो रहे हैं। कौन कौन से A, B और C से। द नॉर्मल वेस्टेज ऑफ ईच प्रोसेस इज एज फॉलोज। और हमारे को बता रहे हैं कि उनमें जो नॉर्मल लॉस है हर प्रोसेस में वो कितने कितने, A में 3%, B में 5% और C में 8% है। ओके, मुझे यहां से ये हिंट मिल गया 3%, 5% और 8% नॉर्मल लॉस है, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस की बेसिस पे है। जबकि वेस्टेज ऑफ प्रोसेस ए वाज सोल्ड एट 25 पैसे पर यूनिट। मैंने बताया था ना नॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, कितने पैसे में वो सेल होगी। ए की 25 पैसे में, प्रोसेस बी की 50 पैसे पर यूनिट में और सी की 1 रुपीज पर यूनिट में। तो अभी तक हमारे को क्या मिल गया, ए, बी और सी का कितना परसेंट नॉर्मल लॉस है वो गिवन है, और उस नॉर्मल लॉस का सेल प्राइस कितना है वो भी क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले क्या हुआ, 10,000 यूनिट्स 10,000 यूनिट्स वर इश्यूड टू प्रोसेस ए एट द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर एट 1 रुपीज पर यूनिट। 10,000 यूनिट से काम शुरू हुआ था, इतने रुपीज की थी। अदर एक्सपेंस वर एज फॉलोज। प्रोसेस ए में मटेरियल 1000, बी में और लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस आपको गिवन है प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी की। एक्चुअल आउटपुट ए में कितनी बनी बोलो, 9500, बी में कितना हुआ 9100 और सी में कितना हुआ 8100। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, ऑल्सो गिवन द एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन अकाउंट। वो तो बात की बात है, अभी हमने नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन अकाउंट की तो बात ही नहीं करी। तो आप मेरे साथ सबसे पहले ये जो प्रोसेस अकाउंट है इसको बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। करें स्टार्ट करो मेरे साथ। हाँ जी, आंसर नंबर 1 हमने सबसे पहले लिखा प्रोसेस ए अकाउंट। फॉर्मेट आपके सामने है, आपको आता है पर्टिकुलर्स यूनिट्स अमाउंट अगेन पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट। करो स्टार्ट। सबसे पहले बताओ कितनी यूनिट्स इंट्रोड्यूस थी, 10,000। तो आपने लिखा यूनिट्स इंट्रोड्यूस, यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड 10,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 1 पर यूनिट। तो 10,000 रुपीज से आपका जो टास्क है वो स्टार्ट हो गया। उसके बाद आप असाइनमेंट में देख सकते हो कि हमारा कौन कौन से एक्सपेंस हुआ है। हमारा जो मटेरियल अपना लगा है प्रोसेस ए में, प्रोसेस ए में जो हमारा मटेरियल लगा है वो कितना लगा है,
₹1000 और अपनी लेबर जो हमारा एक्सपेंस हुआ है 5000 और जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस हुए हैं 1050। तो प्रोसेस ए में अपना मटेरियल, अपना लेबर, अपना डायरेक्ट एक्सपेंस जो भी मुझे गिवन है मैंने वो अमाउंट मेंशन कर दिया। इसके अलावा मुझे गिवन था प्रोसेस ए में जो नॉर्मल लॉस है वो कितने परसेंट गिवन है? 3%। तो आप मुझे सोच के बताओ, अगर हमने 10,000 यूनिट से काम स्टार्ट किया, 3% लॉस है, तो मतलब मुझे कितना हो गया बोलो? 300 यूनिट्स लॉस होने की एक्सपेक्ट था। और आपको गिवन है प्रोसेस ए की जो आउटपुट है, मतलब जो बी में जाएंगी, वो आपको दे रखा था कितना? 9500। प्लीज सोच के बताओ। देखो 10,000 यूनिट से टास्क स्टार्ट किया, 300 वेस्ट होने की एक्सपेक्ट था, तो हमें कितनी एक्सपेक्ट था? 9700, जबकि एक्चुअली बना कितना? 95। तो 200 यूनिट्स हमारी एस्टिमेशन से ज्यादा लॉस हो गया। ये कौन सा आएगा बोलो? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। आप असाइनमेंट में ध्यान से देख सकते हो। अब नॉर्मल लॉस को किस पे लिखेंगे? नॉर्मल लॉस को लिखते हैं एट सेल वैल्यू ऑफ सच लॉस। तो प्रोसेस ए का सेल वैल्यू कितना था बोलो? 25 पैसे पर यूनिट। तो अगर 300 यूनिट्स 25 पैसे की सेल होंगी, इसका मतलब 75 रुपीज की रिकवरी हो जाएगी। उसकी हमारी क्या हो जाएगी? रिकवरी हो जाएगी। अब निकालो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस को और नेक्स्ट प्रोसेस को उसी वैल्यू पे लिखना होता है। तो आप बताओ आपके एक्सपेंस कितने हुए? पहले 10,000 स्पेंड हुए थे, फिर 1,000 स्पेंड हुए, फिर 5,000 स्पेंड हुए, फिर 1,050 स्पेंड हुए, 75 की रिकवरी हो गई। इसमें से 10,000 माइनस 300, प्लीज सॉल्व करेंगे। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट कैलकुलेट करेंगे। $1.75 कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट आ रहा है ₹1.75। आप कैलकुलेटर में सॉल्व करके देख सकते हो। और जितना भी आ रहा है इसी प्राइस पे ये शो होगा एट द रेट ऑफ ₹1.75। तो 200 यूनिट्स 1.75 दैट इज 350 एबनॉर्मल लॉस जो ऑनर को बियर करना है, और 9500 यूनिट्स 16,625। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली प्रोसेस ए अकाउंट हमारा प्रिपेयर हो चुका है। प्लीज स्टेप को लर्न मत करो, उसको एनालाइज करो कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। चलो हो गया। अब इसके बाद क्या करना था बोलो? प्रोसेस बी अकाउंट स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करो मेरे साथ। प्रोसेस बी अकाउंट फॉर्मेट सेम है, आप अपने आप बनाओ। पर्टिकुलर्स यूनिट्स अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट।
जो प्रोसेस ए की आउटपुट थी वो बी की इनपुट बनेगी। आपने मुझे बोलता कितना 90 कितना आया था 95 ना 9500 16625 16,625 यहां से टास्क स्टार्ट हो गया। अब इस प्रोसेस ने अपना मटेरियल, अपना लेबर, अपना डायरेक्ट एक्सपेंस कितना किया है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। यहां पर आपका एक्सपेंस हुआ है 1500, 8000, 1188। नॉर्मल लॉस इस प्रोसेस में भी गिवन था 5%। तो अगर 9500 यूनिट्स से टास्क स्टार्ट हुआ है और 5% वेस्ट, दैट इज 475। और जो हमारा स्क्रैप सेल होता है यहां पर 50 पैसे का होगा, दैट इज 238 अप्रोक्सीमेटली। तो आप चेक कर सकते हैं प्रोसेस बी में 5% नॉर्मल लॉस एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर यूनिट का स्क्रैप सेल हो रहा है। और जो इसकी आउटपुट है जो प्रोसेस सी अकाउंट में ट्रांसफर होगी वो हमें गिवन था बी की 9100। अब आप चेक करके देखो, सेवेंटी 75 यूनिट्स आपका आ जाएगा एबनॉर्मल गेन, हमारी एस्टिमेशन से कम लॉस हुआ है। एस्टिमेशन से अगर ज्यादा लॉस होगा तो एबनॉर्मल लॉस है, और यहां पर हमें एस्टिमेशन से कम हुआ है इसलिए हमने क्या लिखा है एबनॉर्मल गेन। और मैंने आपको कहा था एबनॉर्मल गेन को प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। अब जल्दी से इसकी भी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट कैलकुलेट करो। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। तो आपकी कॉस्ट क्या क्या थी 16,625 प्लस 1500 प्लस 8000 प्लस 1188 माइनस 238 डिवाइडेड बाय 9500 माइनस 475। सॉल्व कर सकते हैं। आप सॉल्व करेंगे, मेरी वेट नहीं करेंगे, सिर्फ मैच करेंगे। पर यूनिट कॉस्ट आ रही है 3 रुपीज, तो एबनॉर्मल लॉस भी आपका 3 रुपीज से जाएगा। और जो नेक्स्ट प्रोसेस है 27,300, चेक कर लो प्लीज। प्रोसेस बी अकाउंट भी कंप्लीट हो चुका है। कोई भी डाउट है प्लीज पूछो। अभी मैं बहुत स्लो चल रहा हूं क्योंकि चैप्टर का भी हम बेस बना रहे हैं। धीरे धीरे फिर एडवांस पे हम क्वेश्चन को स्पीड तेज करेंगे।
हाँ जी, तो मान के चलता हूं आपने यहां पर प्रोसेस बी अकाउंट भी कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट प्रोसेस कौन सा आएगा बोलो? प्रोसेस सी अकाउंट। ये लो प्रोसेस सी अकाउंट, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट। प्रोसेस बी की जो आउटपुट है वो सी के लिए इनपुट बनेगी, और वो कितना था आपका 9100 27,300। चेक कर सकते हो। अब उसका जो अपना एक्सपेंस है, अपना मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस 500, 6500, 2009 जो उनके एक्सपेंस हुए हैं प्रोसेस सी में, क्वेश्चन में वो गिवन थे। इस प्रोसेस का जो नॉर्मल लॉस था वो था आपका 8% एट द रेट ऑफ 1। तो 9100 यूनिट से अगर आपने टास्क स्टार्ट किया तो 8% आ रहा है 728। और क्योंकि ये लास्ट अकाउंट है इसे लिखना पड़ेगा फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट, फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट। कॉस्ट इसकी आउटपुट थी आपकी 8100, 9100 माइनस 728, 272 यूनिट्स आपका आ रहा है एबनॉर्मल लॉस। चेक कर सकते हैं। क्लियर? अब इसके लिए कैलकुलेट करो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। कॉस्ट चेक करेंगे 27,300 प्लस 500 प्लस 6,500 प्लस 2009 माइनस 728 डिवाइडेड बाय, तो आपका कितना आ रहा है 27,300 प्लस 500 प्लस 6,500 प्लस 2009 माइनस 728 35,581 डिवाइडेड बाय 8,372। ₹4.25 एट द रेट ऑफ ₹4.25 1156 abnormal लॉस एंड फिनिश गुड स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर होगा 34,425। क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी वो तीनों प्रोसेस अकाउंट थे जो हमारे प्रिपेयर हो चुके हैं। क्लियर? तो अब आप चेक कर सकते हैं प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी जो भी इंफॉर्मेशन गिवन थी
हमने नॉर्मल लॉस को कहां पे ट्रांसफर किया, जो मैंने फॉर्मेट बनाया था, एट द क्रेडिट साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट। अगर एस्टिमेशन से ज्यादा लॉस हुआ तो मैंने एबनॉर्मल लॉस बोला, उसको मैंने क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करा। जबकि अगर एस्टिमेशन से कम हुआ है, जो प्रोसेस बी में था, तो मैंने उसको बोला एबनॉर्मल गेन। फिर एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन कुछ भी हो, आप उसको क्या करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट पे ट्रांसफर करेंगे। तो अभी जो पार्ट बचा है कि हमारे को नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है, इस क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट थी उसको मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। प्लीज आप यहां तक रिवाइज करेंगे। टिल दैट टाइम आपको कोई भी क्वेरी आती है, मैंने आपको नंबर मैसेज किया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं जब भी फ्री होऊंगा आपकी सारी क्वेरी को हैंडल करूंगा। तो प्लीज थैंक यू सो मच। रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में बैठेंगे। थैंक यू प्लीज।